हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल पर मैं डॉक्टर सलीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक नई सीरीज, एक नई क्लास की सीरीज लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। और इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करूं। और साथ ही साथ इससे कोई भी टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती हो, कोई भी प्रौद्योगिकी हो, चाहे उसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो, जैव प्रौद्योगिकी हो, नैनो प्रौद्योगिकी हो, सारे चैप्टर्स को हम लोग यहां पर बहुत ही कंप्रेहेंसिव, बहुत ही विस्तार पूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और कोशिश करें और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो क्लासेस हैं, इन्हीं क्लासेस में से आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, या जो भी आप राज्य स्तर पर जो भी परीक्षाएं देते हैं, उनमें डायरेक्ट इस क्लासेस से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए। और ये अगर आप रेगुलर इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक इन सारी चीजों पर चर्चा करूंगा, सारी तकनीकों पर, सारी प्रौद्योगिकी पर यहां पर चर्चा करूंगा, और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए सवालों को भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये पूरी कोशिश है कि आप लोगों को कहीं किसी दूसरे चैनल पर या किसी दूसरी किताबों पर या किसी दूसरी जगहों पर जाने की जरूरत ना पड़े, और यही इसी चैनल्स के माध्यम से आप सबका पूरा का पूरा कोर्स तैयार हो जाए। तो ये मेरी पूरी कोशिश होगी, लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इस सीरीज में मेरा मोटिवेशन बना रहे। उसके लिए जरूरी यह है कि मैं आप लोगों की प्रेजेंस, यानी कि आप लोग यहां पर रेगुलर क्लासेस करें, रेगुलर कमेंट करें, रेगुलर बताएं कि आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। साथ ही साथ जो आपसे सवाल पूछे जाएं, उनके आप बहुत ही ईमानदारी से जवाब देते रहें। तो जब आपका रेगुलर पार्टिसिपेशन इस क्लास में बना रहेगा, तो भी हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी एक ऊर्जा मिलेगी, और हम जो है वो हम लोग मिलकर इस एग्जामिनेशन को पूरी तरीके से तैयार करेंगे, और फाइनली इसको आप लोग बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे, बहुत आसानी से इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो ये मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी। आप लोगों की तरफ से मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी मेरी जो उम्मीदें हैं उन पर पूरी तरीके से खरे उतरेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे, रेगुलर क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो इस सीरीज में जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की ये जो पहली क्लास है, उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आज थोड़ा स्टैटिक पोर्शन हम लोग देखेंगे, और इस पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो संगठन है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा यहां पर करेंगे। साथ ही साथ उनके से जुड़े हुए जो भी संगठन है, उनके बारे में बात करेंगे। ये आपके प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और साथ ही साथ आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखिए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, और अच्छे से एक एक चीज नोट करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और बहुत मजा आने वाला है इस पूरी सीरीज के अंदर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिस वक्त पूरी दुनिया में सबके पेट भरे हुए थे, सब स्पेस रेस में दौड़ रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उस जमाने, और हम सिर्फ आजाद हुए थे, हमारी सारी पूंजी, सारी ताकत जो है वो अंग्रेज चूस कर चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहां विजनरी लोग थे, सपने देखने वाले लोग थे, और उन्होंने उस सपनों को देखते हुए, ठीक है, सपनों को देखते हुए कहा कि एक दिन हम भी रूस और अमेरिका की बराबरी कर लेंगे, और हमें इस वक्त, मतलब उस वक्त पेट भरा रहे, और उस वक्त आप बड़ी बड़ी बातें करें, वो एक अलग बात होती है, लेकिन आपका पेट जब खाली होता है और उस वक्त आप जो है अगर कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, तो वाकई में ये दुर्लभ बात होती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो उस वक्त ऐसे वैज्ञानिक थे हमारे पास, जिन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये सपना देखा कि आज हम अगर शुरुआत करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी जो अपनी पोजीशन है उससे हम लड़ेंगे, जो भी हमारी दिक्कतें हैं उनसे लड़ेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो है अपने आप को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में
अमेरिका और रशिया के करीब खड़ा करके दिखा देंगे। तो उन्हीं का सपना था और आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि आज भारत जो है वो दुनिया में अमेरिका और रशिया और ऐसे जो भी कंट्रीज जो भी स्पेस में यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बेहतर कर रहे हैं, उसके बराबर आज इंडिया जो है बहुत ही सम्मान के साथ खड़ा हो गया। तो ये जो है विक्रम साराभाई और साथ ही साथ उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी जो थे, तो उनका विजन था कि ठीक है, हमारा पेट जो है भरा नहीं है, लेकिन हम सपने देखना बंद नहीं करेंगे और आज ही हम इस चीज की नींव डालेंगे। और इस नींव को जो सबसे पहले डाला गया, ठीक है, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जो नींव डाली गई वो 1962 में डाली गई। एक संगठन बनाया जिसको इनको स्पार के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? इनको स्पार के नाम से जानते हैं। और ये जो इनको स्पार था, इसको हिंदी में था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो 1962 में, ठीक है, नेहरू जी और साथ ही साथ विक्रम साराभाई के अथक प्रयासों के द्वारा 1962 में भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव पड़ी। और नींव में जो सबसे पहला संगठन बनाया गया 1962 में, वो था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनको स्पार। ठीक है, इनको स्पार। और ये जो इनको स्पार बना, ये फिर धीरे धीरे डेवलप करता रहा और फिर उसके बाद ये 1969 में, 15 अगस्त 1969 में एक अलग संगठन, पूर्ण रूप से एक संगठन बना जिसका नाम रखा गया इसरो। तो इसरो का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ? इसरो कब बना? इसरो बना 15 अगस्त 1969 में। लेकिन इससे पहले जो हमारे यहां अंतरिक्ष संगठन था, उसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनको स्पार था। ठीक है, तो भारत में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई 1962 में हुई और साथ ही साथ फुल फ्लेज, पूरी तरीके से एक इसको समर्पित एक संगठन बना जिसका नाम इसरो था, जिसका निर्माण जो है 15 अगस्त 1969 में हुआ। ठीक है, और ये जो है इसका मुख्यालय आज कहां पर मौजूद है? बेंगलोर में मौजूद है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत इसरो आता है। ठीक है, और ये अंतरिक्ष विभाग क्या है? भारत सरकार का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, प्रमुख घटक है, जो कि अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग जो लैब है, ठीक है, लैब है, प्रयोगशालाएं हैं, उनकी मदद से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को यह बढ़ावा देता है भारतीय अंतरिक्ष विभाग, भारत का अंतरिक्ष विभाग। तो मैं यहां पर इस बात तो आपको क्लियर हुआ होगा कि उस वक्त, मतलब मैं आप लोगों को गर्व करवाना चाह रहा था कि एग्जैक्टली आप ये सोचिए कि उस जमाने में हम लोग किस तरीके से थे, लेकिन उसके बाद भी हमने सपने देखे और आज सपने आज हमारे पूरे हो रहे हैं और दुनिया के हम टॉप 4 जो संगठन हैं उनकी बराबरी आज हम कर पा रहे हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि कब इसका संगठन हुआ, भारत में अंतरिक्ष संगठन का निर्माण सबसे पहले कौन सा संगठन बना, फिर उसके बाद कौन सा संगठन बना, इनका निर्माण क्या हुआ और ये किसके अंतर्गत आता है। तो भारत का जो इसरो है वो आता है अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बेंगलोर में है। चलिए, अब भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र, भारत का जो कह सकते हैं स्थान है इस वक्त अंतरिक्ष क्षेत्र में, वो कहां पर मौजूद है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कुछ डेटा के हिसाब से। जो डेटा है, कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत की स्थिति इस वक्त क्या है। तो भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2020 में लगभग 9.6 अरब डॉलर थी। कितनी थी? 9.6 अरब डॉलर आंकी गई है। 2020 में इसकी जो अर्थव्यवस्था है, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, वो 9.6 अरब डॉलर आंकी गई है। और इसे माना जा रहा है कि 2025 तक लगभग 12.8 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया जाएगा। 12.8 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया जाएगा, 12.8 अरब डॉलर हो जाएगी। ऐसा किसका कहना है? भारतीय अंतरिक्ष संघ और अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार। तो भारतीय राष्ट्रीय, तो इसे मेंस में आप लोग कोट कर सकते हैं इस पॉइंट को। मेंस में अगर आपसे क्वेश्चन भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के बारे में अगर पूछा जाए तो भारत हमारी अर्थव्यवस्था में किस तरीके से अपनी उपयोगिता दर्ज करा रहा है, तो आप बताइए कि
भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है 2020 में 9.6 अरब डॉलर थी और 2025 तक ये 12.8 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2020 में लगभग 447 बिलियन डॉलर के करीब थी। मतलब पूरी दुनिया की अगर अंतरिक्ष व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लगभग 447 बिलियन डॉलर थी। ठीक है, 447 बिलियन डॉलर थी। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसके 2021-22 के अनुसार भारत की इसमें जो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसमें जो भारत की भागीदारी है वो 2% के करीब है। ठीक है, जो अमेरिका और चीन से बहुत पीछे है। लेकिन हम जिस तरीके से अभी विकास कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी उसके अंदर हमारा जो भाग है वो लगातार हम बढ़ाते चले जा रहे हैं और बहुत जल्दी जो है वो हमें अमेरिका और चीन के करीब करीब पहुंच जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, अमेरिका और चीन वहां पहुंच पाए हैं या रशिया वहां पर पहुंच पाया है तो उसके पीछे मैंने जो इतिहास बताया वो है कि उनके पास उनके पेट भरे हुए थे। वो कब से काम कर रहे हैं? वो मतलब आज से लगभग 100 साल के करीब से काम कर रहे हैं। और जब हम आजाद हुए थे तो वो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज चुके थे, साथ ही साथ चंद्रमा पर उतार चुके थे। जब हम आजाद हुए थे उसी के 10-12 साल के अंदर, ठीक है, वो वहां पर पहुंच चुके थे और हम उस वक्त सिर्फ आजाद हुए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने मेहनत की और मेहनत करते करते आज हम एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक मुख्य भागीदार पूरी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर माना जाए तो जैसे कि हम सालाना जो है माना जाता है कि 5 से 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण करते हैं। सालाना 5 से 7 उपग्रहों का हम लोग प्रक्षेपण करते हैं। 5 से 7 उपग्रहों को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। ठीक है, लगभग, जबकि अगर इसकी बात अगर की जाए अमेरिका के लिए या आंकड़ा अगर देखा जाए तो लगभग 19 उपग्रहों का है। यानी कि अमेरिका लगभग सालाना जो है वो 19 उपग्रहों को भेजता है, जबकि हम 5 से 7 उपग्रहों को भेजते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत चीज आपको समझनी होगी कि अमेरिका जो है वो उसका जो सरकारी अंतरिक्ष संगठन है वो नासा है। इसके अलावा वहां पे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे स्पेस एक्स है या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो खुद भी अंतरिक्ष उपग्रहों को भेजने का काम करती हैं। ठीक है, तो एक तो उनका सरकारी संगठन, इसके नासा, इसके अलावा उनके बहुत सारे प्राइवेट संगठन, वो सब मिलकर जब भेजते हैं तो उनका डेफिनेटली अगर ये बात कही जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा उपग्रहों को भेज सकेंगे, क्योंकि वो एक संगठन वहां पे काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे संगठन और संस्थाएं मिलकर वहां पे काम कर रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी सोचा कि क्यों ना हम प्राइवेट पार्टनर्स को, यानी कि जो हमारे यहां निजी कंपनियां हैं जो कि अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ करना चाह रही हैं, ठीक है, कुछ बेहतर करना चाह रही हैं, सैटेलाइट्स को यानी उपग्रहों को छोड़ना चाह रही हैं, क्यों हम उनको ना शामिल करें? हम क्यों इसको सिर्फ सरकारी संस्थान बना कर रखें? हम ऐसी संस्थाओं को भी शामिल करें, ऐसी प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल करें जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में बेहतर करना चाह रही हैं। तो फाइनली इस तरीके का हमने फैसला ले लिया और भारत आज एक ऐसा देश बन गया है जिसने जो अपने अंतरिक्ष संगठन यानी कि इसरो के माध्यम से तो सैटेलाइट लॉन्च कर ही रहा है, इसके साथ साथ अब बहुत जल्दी बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां भी जो हैं वो स्पेस में सैटेलाइट को यानी कि उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं और कुछ ने लॉन्च भी कर दिया है। मैं अभी उसको करंट अफेयर के साथ आपको अपडेट करूंगा। आपको सारी चीजें, मैंने कहा ना कि आप लोग अगर इसको रेगुलर देखते रहेंगे, आप लोगों को पूरे करंट अफेयर के साथ मैं यहां पर अपडेट करूंगा, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हाल ही में हम लोगों ने अपने हमारे यहां कुछ निजी कंपनियों ने स्पेस सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, यानी उपग्रहों को लॉन्च किया है, साथ ही साथ स्पेस लॉन्च व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान को भी लॉन्च किया है, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो अब जिस तरीके से निजी खिलाड़ी जो है इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, भारत में निजी खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, उस तरीके से अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत जल्दी जो है वो हम अमेरिका, चीन, रशिया की बराबरी कर सकेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सर इसरो जो है, अब इसरो की अगर बात करें तो सर इसरो का मुख्य कार्य क्या है, इसरो जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसरो का अगर मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जाए, इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग, इसरो यानी कि इसरो जो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, उसका जो मुख्य उपयोग उद्देश्य है विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग। ठीक है, यह चीज आप नोट कर लीजिए, क्या है कि इसरो अंतरिक्ष विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग। यानी विकास, हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को भारत की जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जिस तरीके से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उन जरूरतों को पूरा कर सकेगा, ये पूरा का वो इसरो और अंतरिक्ष विभाग, भारत का अंतरिक्ष विभाग इसको पूरा करेगा। यह मुख्य उद्देश्य है हमारे अंतरिक्ष विभाग का। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि इस उद्देश्य को यानी भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो ने अपने बहुत सारे संचार उपग्रहों को भेजा है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे सुदूर संवेदन उपग्रहों को भेजा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मौसमी उपग्रहों को भेजा है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे सैन्य उपग्रहों को भेजा है। इसके अलावा जो है इसने बहुत सारे जो है वो आपके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिस तरह जीपीएस होता है उस तरीके का अपना खुद का जीपीएस यानी कि नाविक नाम के उपग्रहों को, यानी हमारा अपना निजी जीपीएस सिस्टम भेजा है, नाविक जैसे उपग्रहों को भेजा है। ठीक है, नाविक। तो हम अपने देश की जो भी जरूरतें हैं, अगर संचार व्यवस्था को बनाए कर रखना है तो संचार व्यवस्थाओं को की जरूरतों को पूरा करने के लिए संचार उपग्रहों को भेज रहे हैं। ठीक है, संचार उपग्रहों को भेज रहे हैं। इस पूरी उपग्रहों की सीरीज को हम लोग इनसेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुदूर संवेदन उपग्रह यानी कि पृथ्वी की कक्षा में पहुंचकर पृथ्वी के बारे में, भारत के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, आंकड़े इकट्ठा करना और उसे भारत में भेजने का काम कौन करता है, सुदूर संवेदन उपग्रह करते हैं। तो इनका पूरा सिस्टम हमारे पास आईआरएस सिस्टम है। ठीक है, आईआरएस प्रणाली है, उसको हमने भेजा है, यानी इसरो ने भेजा है। मौसमी उपग्रहों की प्रणाली भेजी है, साथ ही साथ जो हमारा अपना खुद का जीपीएस सिस्टम है यानी कि नाविक, उसको भेजा है। इसके अलावा बहुत सारे सैन्य उपग्रहों को भेजकर हम जितनी भी जरूरतें हैं, चाहे संचार की जरूरत हो, चाहे वो आंकड़ों की जरूरत हो, चाहे वो मौसम की जानकारी की जरूरत हो, चाहे वो सैन्य की जरूरतें हो, चाहे वो कहीं पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने जाने आने की जरूरतें हैं, उन सब को पूरा करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे, यानी इसरो ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और उन प्रयासों में बहुत सारी सफलताएं हमें मिली हैं। ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन, एक तरीके से आपको सारी बातें पता होनी चाहिए कि क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या है। फिर एक एक चीज को हम लोग, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को डिटेल में, हर क्लास में डिटेल में एक एक टॉपिक लेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें करेंगे। तो अभी तक इसरो ने इन जरूरतों, तो भारत के इसरो की या अंतरिक्ष विभाग का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास, और उसके लिए भारत के इसरो ने इस संचार व्यवस्था, सुदूर संवेदन उपग्रहों को भेजा, मौसमी सैन्य और नाविक उपग्रहों को भेज रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का जो इसरो है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, या इसकी जो इसका कह सकते हैं कि ये कौन किसके कंट्रोल में रहता है, किस तरीके से ये निर्देश, कौन किसको निर्देश देता है, कैसे ये काम करता है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी इसकी जो पॉलिटी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह समझ लीजिएगा कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है भारत में है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल होती है प्राइम मिनिस्टर यानी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। यानी भारत की प्रधानमंत्री हेड होता है भारत में जितनी भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई जो भी सिस्टम यहां पर काम करता है, जो भी व्यवस्थाएं काम करती हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आती हैं, और प्रधानमंत्री जो है एक विशेष राज्य मंत्री के जरिए इन सारी चीजों को मैनेज करता है। ठीक है, मैनेज करता है। फिर इसके नीचे आती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है, यानी भारत का अंतरिक्ष विभाग आता है। ठीक है, भारत का अंतरिक्ष विभाग आता है। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल पर्सन हो गए, ठीक है, एक राजनीतिक विशेषज्ञ हो गए। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक गतिविधियां कर रहा है, पूरी तरीके से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, वैज्ञानिक गतिविधि है, तो ये वैज्ञानिक गतिविधि कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि भारत का अंतरिक्ष विभाग।
अब इसको इनको दोनों को मतलब ये अगर कोई डिसीजन लेता है, समझिएगा, अगर ये कोई डिसीजन लेता है कि मुझे ये उपग्रह छोड़ने हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि भारत का अंतरिक्ष विभाग, कि मुझे ये उपग्रह छोड़ने चाहिए, मान लीजिए मुझे मंगलयान छोड़ना चाहिए, अगर ये डिसीजन लेता है तो ये डिसीजन सीधे प्राइम मिनिस्टर की सहमति ये कैसे ले लेगा? प्रधानमंत्री सिर्फ अगर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का जो प्रमुख है अगर वो सीधे कह देता है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी मुझे ये मंगलयान भेजना है, तो भाई प्रधानमंत्री जी ये तो समझेंगे ना कि मंगलयान क्यों भेजना है, इसमें कितना पैसा आएगा, उस पैसे का इंतजाम कहां से करना है, किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, ठीक है, किस तरीके से मैनेज करना है, इसका क्या हमारे देश में के हित में कितना काम है, इसके ये हमें कहीं किसी तरीके से अहित तो हमारे देश का नहीं करेगा ये जो मिशन हम भेजने जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को कैसे एक इंडिविजुअल, एक इंसान या एक जो है पॉलिटिकल आदमी यानी कि एक जो कह सकते हैं राजनीतिक आदमी कैसे समझ सकेगा, कैसे इसकी जानकारी ले सकेगा? ठीक है, ये तो भाई इन्होंने कह दिया, इन्होंने तो एस्टिमेट बना दिया, लेकिन इसको समझने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को समझने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भी समझ रखे, साथ ही कुछ एक्सपर्ट ऐसे होंगे जो कि हमारी राजनीतिक समस्याओं को भी समझे, साथ ही साथ हमारी तकनीक इससे जुड़ी हुई जो भी लॉन्च किया जाने वाला है जिसको अंतरिक्ष विभाग ने कहा है, ठीक है, इस लॉन्च की जो तकनीकी समस्याएं हैं या तकनीकी जो इसकी प्रगतियां हैं उसको भी समझे। तो मतलब यह है कि बहुत लोगों की समझ की जरूरत होगी। एक किसी भी मिशन को जब पूरा करना होता है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब इन्होंने कह दिया तो प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने समझा दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा यस हो गया, जाओ जाओ जो है वो हमारे उसमें से बैग में से इतना करोड़ रुपए है लेकर जाओ और ये काम कर लो। ऐसे तो नहीं होता है, हर एक चीज का प्रोसेस होता है, हर चीज को समझना होगा, उसके जो सकारात्मक प्रभाव होते हैं उसको समझना होगा, उसके नकारात्मक प्रभावों को भी समझना होगा। तो इन सारे के सारे यानी कोई भी प्रोजेक्ट जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी भारत का अंतरिक्ष विभाग जब पास करता है कि हमें यह काम करना है, तो उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट यानी कि उसके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलुओं को अच्छे से समझना, उसके बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में पूरी तरीके से मतलब आश्वस्त हो जाने का काम जो है वो अकेले जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली क्या है कि यहां पर एक बनाया गया है स्पेस कमीशन, ठीक है, एक अंतरिक्ष कमीशन बनाया गया है। इस अंतरिक्ष कमीशन में क्या होता है, अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग विशेषज्ञ बैठते हैं, कुछ अर्थव्यवस्था के होते हैं, कुछ रक्षा विशेषज्ञ होते हैं, कुछ अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होते हैं, कुछ जो है मतलब सारे आईएएस और इस तरीके के जो अधिकारी होते हैं, कुछ वैज्ञानिक होते हैं, कुछ और भी एक्सपर्ट रक्षा विशेषज्ञ होते हैं। वो सब जो है वो अलग अलग विभागों के अलग अलग जानकार, अलग अलग विशेषज्ञ इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, स्पेस कमीशन में, अंतरिक्ष कमीशन में शामिल किए जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आता है तो सबसे पहले अंतरिक्ष कमीशन के पास जाता है। अंतरिक्ष कमीशन में बहुत सारे लोग मिलकर, ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग विशेषज्ञ मिलकर उस सारे के सारे प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। और जब ये समझ लिया जाता है कि ये पूरी तरीके से हमारे देश के लिए सकारात्मक है, पूरी तरीके से ये हमारे देश के लिए फायदेमंद है, तो फिर उसके बाद एक तरीके से कहा जाता है हाँ अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट पास कर दें तो ये हमारे देश के लिए बेहतर है। ये लोग पास करते हैं तो इन्हीं की एडवाइस से, ठीक है, इन्हीं की जो सलाह है उससे प्राइम मिनिस्टर उस प्रोजेक्ट को यानी वो जो उसका प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट जो कि अंतरिक्ष विभाग ने दिया होता है उस पर वो डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेकर इस बात उस प्रोजेक्ट को पास करते हैं। तो ये सिस्टम काम करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या काम करता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको बनाने का काम, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट जो है प्रपोज करने का काम जो है वो कौन करता है, भारत का अंतरिक्ष विभाग करता है। ठीक है, स्पेस कमीशन क्या होता है, उस पर सलाह देता है, ठीक है, किसको, भारत के प्रधानमंत्री को, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को। फाइनली भारत का प्रधानमंत्री उस पर डिसीजन जब ले लेता है, वो अपनी सहमति दर्ज कर देता है, तो उस प्रोजेक्ट पर काम होता है। अब उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कौन करता है, उस प्रोजेक्ट पर पूरा तकनीकी काम कौन करता है, इसरो करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसरो इस पर काम करता है, ठीक है, तकनीकी काम करता है। लेकिन सिर्फ इसरो सारा काम तो नहीं कर सकता, इसरो तो सारा काम नहीं कर सकता, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, इसरो के वैज्ञानिक जो है वो सैटेलाइट बना सकते हैं, ठीक है, मंगलयान बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो
बहुत सारे तकनीक की जरूरत होती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यानी कि बहुत सारे जो मशीनों की जरूरत होती है, वो सब कहां से बनेंगी? तो उन सब को बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी ऐसे लैब्स बनाई गई हैं, बहुत सारी ऐसी प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं जहां पर भारत जो इसरो की जो भी जरूरतें होती हैं उनको उस लैब के अंदर, उस प्रयोगशालाओं के अंदर उनका परीक्षण किया जाता है और परीक्षण कर करके उन तकनीकों को डेवलप किया जाता है, उन तकनीकों को बनाया जाता है, या उससे जुड़े हुए जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे जुड़ी हुई जो मशीनें होती हैं, उससे जुड़े हुए जैसे लॉन्च प्रक्षेपण यान के लिए जो कह सकते हैं कि इंजन होते हैं, उन सबको इन सब लैब के अंदर PRL, NRL, NESAC, IIST, इस तरीके की बहुत सारे, सबको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल बस आप नाम बस एक बार सुन लीजिए, ठीक है। ये सब है, इनके जरिए जो है ये अपनी जरूरतों को या अपने परीक्षण को पूरा करता है और फिर उसके बाद इसरो इन सारी चीजों को, इनसे बहुत सारी सहायता लेकर, बहुत सारा परीक्षण कर कर अपने यानों को या फिर अपने जो भी सैटेलाइट वगैरह हैं, अपने जो कह सकते हैं कि सैटेलाइट वगैरह हैं, उनको बनाने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा अब भाई इसरो बहुत सारी चीजें बना रहा है, बहुत अच्छे अच्छे उपग्रह बना रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लॉन्च व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान बना रहा है, तो ये सब बना तो रहा है, ठीक है, बना तो इससे अपने देश की जरूरत भी पूरी कर रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश दुनिया में हैं जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कुछ नहीं कर रहे, मतलब उनको जरूरत तो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी उनको जरूरत तो है सैटेलाइट भेजने की, अपने सैटेलाइट भेजने की उनको जरूरत तो है कि वो बहुत सारे जो है वो सैटेलाइट भेजना चाहते हैं, बहुत सारी अंतरिक्ष से जुड़ी हुई अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनके यहाँ अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ अनुसंधान उतना बेहतर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे देश जो होते हैं वो 3, 4, 5 देशों का मुंह देखते हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका है, ठीक है, कभी भी उनको अपनी जरूरत का अगर कोई भी उपग्रह भेजना होता है तो अमेरिका की सहायता लेते हैं, रूस की सहायता लेते हैं, चाइना की सहायता लेते हैं, जापान की सहायता लेते हैं, यूरोपीय संघ की सहायता लेते हैं, या फिर भारत के इसरो की सहायता लेते हैं। तो वो उसके बदले में हमको मोटे पैसे देते हैं, वो हमें पैसे देते हैं कि भैया हमारा इतना 500 करोड़ रुपए ले लो और हमारा ये अंतरिक्ष उपग्रह जो है वो स्थापित कर दो, जिससे कि हम संचार की अपनी जरूरतें पूरी कर पाए या जो भी उनकी जरूरतें होती हैं उनको पूरा कर पाए। तो अब बात ये होती है, इसरो बहुत अच्छे अच्छे अंतरिक्ष उपग्रहों को भेजने की प्रणाली बना रहा है, बहुत सारे प्रक्षेपण यान बना रहा है, बहुत अच्छे रॉकेट बना रहा है, जिसकी मदद से विदेशियों का उपग्रह छोड़ सकता है या उनके उपग्रह भी बना सकता है, बना रहा है। लेकिन बना तो रहा है, लेकिन बात यह है कि हम भी मतलब सीधी सी बात है, मार्केट में हम भी मौजूद हैं, अमेरिका मौजूद है, रशिया मौजूद है, ठीक है, और भी देश मौजूद हैं, तो उसके साथ साथ भारत भी मौजूद है, ठीक है। तो इस मार्केट में मैं भी दुकान खोल के बैठा हुआ हूं, ठीक है, मैं भी आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, सस्ते में पूरा कर सकता हूं, बेहतर ढंग से पूरा कर सकता हूं, जल्दी पूरा कर सकता हूं। तो हमारे पास आइए, हम आपकी आपके उपग्रहों को भेजकर दिखाएंगे, आपके उपग्रहों को बनाएंगे, तो ऐसा कर सकता हूं। तो इस चीज को इंटरनेशनल मार्केट यानी जो मतलब अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं कि जो मार्केट है, ठीक है, बाजार है, उसमें कौन लेकर जाएगा, तो उसको ले जाने का काम जो है वो कुछ हमारी जो कमर्शियल एजेंसी हैं, जो वाणिज्यिक संस्थाएं बनाई गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत, वो करती हैं। और उसमें से शामिल है एंट्रिक्स, उसमें से शामिल है NSIL, ठीक है, कौन शामिल है? एंट्रिक्स और NSIL, ठीक है, इसके बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। तो समझिए, तो मैंने क्या बताया पूरी बात, तो ये क्या काम करते हैं एंट्रिक्स और NSIL, आप जो भी इसरो कोई भी तकनीक अगर डेवलप करता है, कोई भी अगर लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण यान बनाता है या कोई प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी डेवलप कर रहा है या फिर कुछ कह सकते हैं सैटेलाइट यानी अंतरिक्षीय उपग्रहों को बना रहा है, तो उसको इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाने का काम, ठीक है, उनको बेचने का काम, उनका दाम लगाने का काम, ठीक है, दाम लगाने मतलब ये मोटा मोटा मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। तो वो सारा काम कौन कौन करते हैं? एंट्रिक्स और NSIL करते हैं। एंट्रिक्स पुरानी वो कंपनी है और साथ ही साथ NSIL अभी बनाई गई है, क्या है वो भी आप लोगों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके अलावा इन स्पेस, क्योंकि प्राइवेट पार्टनर्स अब जो है वो भारत में शामिल हो गए हैं, तो प्राइवेट पार्टनर्स और गवर्नमेंट यानी भारत सरकार और प्राइवेट पार्टनर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कि निजी कंपनियां हैं, जो अंतरिक्ष में काम करना चाह रही हैं, तो निजी कंपनियां और
जो भारत निजी कंपनियां और भारत सरकार, तो इनके बीच में ठीक है, बीच में सही से सामंजस्य स्थापित हो जाए और इनकी बात को इन तक पहुंचाया जा सके, यानी गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके, गवर्नमेंट की बात को प्राइवेट कंपनियों तक पहुंचाया जा सके, इसको एक सिंगल विंडो बनाने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? इन स्पेस कर रहा है। ठीक है, इन स्पेस, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर मैं कुल मिला के सारी संस्थाओं को मैं क्लियर लगभग कर चुका हूं। ठीक है, जो हमारे भारत में अंतरिक्ष विभाग होता है उसको हेड पूरी तरीके से पूरे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को जो हेड करता है वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो पूरी तरीके से हर तरीके का, मतलब इसका जो तकनीकी जो भी चीजें हैं उसको देखने का काम करता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ। साथ ही साथ स्पेस कमीशन जो होता है, अंतरिक्ष कमीशन जो होता है वो क्या करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो प्रपोजल आते हैं, यानी अंतरिक्ष विभाग के जो भी प्रपोजल आते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, उन प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री और उन प्रोजेक्ट को क्या करता है? अंतरिक्ष कमीशन जो है पहले इवैल्यूएट करता है, पूरी तरीके से उसकी जानकारी लेता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके हर पहलुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है और उनकी हर डायमेंशन, हर विमाओं के बारे में समझा जाता है, हर उनके मतलब उनकी हर एक चीज के बारे में समझकर और फिर फाइनल वो डिसाइड करता है और फिर सलाह देता है प्रधानमंत्री को कि ये प्रोजेक्ट पास किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो स्पेस कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और प्राइम मिनिस्टर के बीच में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत बहुत सारी प्रयोगशालाएं आती हैं जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए नए अनुसंधान करती हैं, नए नई तकनीकों को डेवलप करती हैं, साथ ही साथ इसरो को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, इसरो क्या करता है? नए नए सैटेलाइटों को बनाता है, नए नए लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण यानों को बनाता है, साथ ही साथ इन सब को अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ठीक है, सही सही दाम, सही सही बेचने खरीदने का सारा काम जो है वो कौन करते हैं? एंट्रिक्स और एनएसआईएल करते हैं। इसके अलावा इन स्पेस का काम क्या होता है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं और भारत में जो निजी कंपनियां हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में, और साथ ही साथ भारत के सरकार के अंतरिक्ष विभाग के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम, ठीक है, डील करने का काम कौन करता है? इन स्पेस करते हैं। इसके बाद आती है इसरो काउंसिल आती है जो कि इसरो को सलाह देती है और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी लैब्स होती हैं, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना। तो मुझे लगता है कि आपको इसरो यानी भारत में जो इसरो और साथ ही साथ भारत में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कैसे काम करती है, कैसे उसका पॉलिटी काम करती है, ठीक है, उसकी कैसी राज्य व्यवस्था काम करती है, वो आपको 101% समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब बात करते हैं हम लोग आगे की बात। सर, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आप बात कर रहे थे, तो सर ये क्या है? तो ये मैंने आपको पहले मोटा मोटा बता दिया था। अब आगे बात करें तो ये भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग के पास में है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, वही सारी बातें हैं, कोई नई बात तो मिलेगी नहीं जो बात मैंने आपको समझाई है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो कब बनाई गई थी? सितंबर 1992 में बनाई गई थी। ठीक है, ये अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक दोहन व प्रचार प्रसार के लिए सरकार के स्वामित्व वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, इसका स्वामित्व किसके पास है? भारत सरकार के पास में है। ठीक है, भारत सरकार के पास में है। तो ये बात आपको समझ में, वही बात मैंने वहां पे आपको सामान्य भाषा में समझाई थी, यहां पर उसको वो चीज लिखी हुई है। ठीक है, इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य भारत में अंतरिक्ष से संबंधित औद्योगिक क्षमताओं के विकास को आगे बढ़ाना है। यानी भारत में अंतरिक्ष से संबंधित जो भी औद्योगिक क्षमताएं हैं उनका विकास भी करना किसका काम है? एंट्रिक्स का काम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा के रूप में एंट्रिक्स पूरे विश्व में अपने अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करा रही है। यह भी बात मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो मुझे लगता है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसका काम है। ठीक है, इसकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं, ठीक है, बात करते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की। अब देखिए, एंट्रिक्स जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड था उसमें कुछ अनियमितताएं हो गई, कुछ दिक्कतें हो गई, कुछ समस्याएं हो गई, जो मतलब कुछ कह सकते हैं करप्शन हो गया। ठीक है, जो ऐसा मतलब ऐसा उन पर इल्जाम लगा। ठीक है, अब वो उसमें कितनी सही बातें हैं, कितनी झूठ बात, भी वो बहुत सारा
वो एक कह सकते हैं ना कि अभी उस पर काफ़ी काम चल रहा है, काफ़ी उस पर जो है इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, बहुत सारी अभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, तो उस पर हमारा कमेंट करना सही नहीं होगा। लेकिन अभी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी गई जो मतलब उस संस्था को काफ़ी कमज़ोर बना रही थी। तो उसको देखते हुए, उसमें जो अनियमितताएं हैं उनको देखते हुए भारत सरकार ने 2019 में लगभग उसी के काम के लिए, उसी तरीके के काम के लिए, लगभग, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन लगभग उसी तरीके के काम के लिए जो एंट्रिक्स करता था, एक नई स्पेस एक कंपनी बनाई जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। ठीक है, ये वर्ष 2019 में बनाई गई, याद रखिएगा ये डेट कब बनाई गई, वर्ष 2019 में बनाई गई। ठीक है, और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में शामिल है। कैसी है ये? भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPSE के रूप में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, वही काम करना है, भारतीय उद्योग में अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण का काम करना। ठीक है, विनिर्माण का काम करना। ठीक है, ठीक है, उसके आधार को बढ़ाने का काम, घरेलू तथा वैश्विक खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने होती है। यानी काम लगभग उसी तरीके का है, लेकिन कुछ नएपन को लाकर, कुछ जो पुरानी दिक्कतें थी एंट्रिक्स में उसको दूर करके नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के उत्पादों एवं सेवाओं को व्यावसायिक रूप से दोहन करने में सक्षम बनाना। ठीक है, भारत में भी अगर हम कोई मान लीजिए उपग्रह बना रहे हैं या कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी प्रक्षेपण कर रहे हैं, तो उसको भारत की कंपनी अगर कोई प्राइवेट कंपनी करवाना चाहती है हमसे, तो उससे सही से डील करना। ठीक है, अगर विदेश में किसी विश्व स्तर पर कोई देश जो है हमसे करना चाह रहा है डील, ठीक है, तो उसको मीडिएट करने का काम ये NSIL कर रही है। ठीक है, भारत में जो जब ये 2019 में ये कंपनी बनाई गई, तो 2019 के बाद जब ये कंपनी बनाई गई तो पहला ग्राहक GSAT ग्राहक के रूप में, ठीक है, ग्राहक के रूप में GSAT-24 एक संचार उपग्रह जो है वो भेजा गया। भारत की एक टाटा जो है वो कंपनी ने, ठीक है, एक संचार उपग्रहों को भेजा GSAT-24 के नाम से। तो GSAT-24 संचार उपग्रह NSIL का पहला मांग संचालित मिशन है जो जून 2022 में फ्रेंच गुयाना के कोरोलांस से लॉन्च किया गया। तो भारत, तो NSIL का पहला ग्राहक जो है वो आपका टाटा कम्युनिकेशन बना, और साथ ही साथ इसमें जो GSAT-24 लॉन्च किया गया, तो पहला मांग आधारित, यानी कि एक कंपनी ने मांग की कि हमारा सैटेलाइट आप लॉन्च कीजिए, संचार उपग्रह लॉन्च कीजिए, तो ये संचार उपग्रह लॉन्च किया गया। क्या नाम था पहला? GSAT-24। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, GSAT-24 संचार उपग्रह NSIL का पहला मांग संचालित मिशन है जो जून 2022 में इसको प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनी द्वारा की मांग पर इसे संचालित किया। तो इससे क्या हुआ होगा? प्राइवेट कंपनी से पैसा मिला होगा। ठीक है, ये पहला था। फिर उसके बाद फिर आया इन स्पेस के बारे में मैंने आपको बताया कि उसका क्या काम है, कि वो मीडिएट करता है। जो भी प्राइवेट पार्टनर हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो भी प्राइवेट कह सकते हैं जो निजी कंपनियां हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रही हैं, और साथ ही साथ जो हमारी जो सरकारी मतलब भारत का अंतरिक्ष संगठन, अंतरिक्ष विभाग, तो इनके बीच में, ठीक है, मीडिएट करने का काम करती है। कहती है कि भाई हम जो है, जो भी आपकी जरूरतें होंगी, प्राइवेट कंपनियों से कहती है कि जो भी आपकी जरूरतें होंगी हम पूरी करेंगे, आप जो है बढ़िया से जो है वो अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है काम कीजिए। और साथ ही साथ जब आप अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, विदेशियों का भी उपग्रह भेजेंगे, देशी उपग्रह भी भेजेंगे, तो इससे पैसे कमाएंगे, और उस पैसे का जो भी आपको टैक्स मिलेगा, उस पैसे, जो पैसा कमाएंगे उसका टैक्स आप देश को देंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था में हमारी बहुत ज्यादा मदद होगी। तो इसलिए ये मीडिएट करने का काम करती है प्राइवेट कंपनियों और साथ ही साथ भारत के अंतरिक्ष विभाग के बीच में। ठीक है, तो भारतीय, तो इन स्पेस, यानी इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने के लिए निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु इन स्पेस लॉन्च किया गया। मैंने आपको पहले बताया, वही वाली बात यहां पर आ गई। ठीक है, यह इसरो और अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने, भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करने के प्रत्येक व्यक्ति के बीच में एकल बिंदु इंटरफेस के रूप में काम करता है। ठीक है, सीधी सी बात है, प्राइवेट कंपनी और भारत का जो अंतरिक्ष विभाग है, ठीक है, उसके बीच में मीडिएट करने का काम करता है। यानी पूरी तरीके से फैसिलिटेट करता है, पूरी तरीके से हर तरीके की सुविधाएं प्रदान करता है प्राइवेट कंपनियों को, कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर सकें। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं कि भारत में
अब देखिए, अब इस जब भारत में प्राइवेट प्लेयर्स को जब मौका दिया गया, भारत में जो निजी कंपनियां हैं जब उनको मौका दिया गया, तो इसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ, ठीक है, 18 नवंबर 2022 को, ठीक है, 18 नवंबर 2022 को एक अचीवमेंट हुआ। विक्रम एस नाम का रॉकेट जो है पहला भारत का निजी रॉकेट, भारत में बना हुआ, भारत में किसी निजी कंपनी द्वारा बनाया गया, भारत में किसी निजी कंपनी द्वारा बनाया गया भारत का पहला रॉकेट विक्रम एस रॉकेट लॉन्च किया गया, जिस मिशन का नाम था प्रारंभ। मिशन का नाम क्या था? प्रारंभ। मिशन का नाम क्या था? प्रारंभ। तो विक्रम कौन, रॉकेट का नाम क्या था? विक्रम एस रॉकेट। तो विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया गया 18 नवंबर 2022 को। कौन सी कंपनी थी, कौन सी प्राइवेट कंपनी थी? उसका नाम था स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस एक प्राइवेट निजी कंपनी थी भारत की। तो उसका पहला रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया गया और यह पहली बार भारत में हुआ। भारत ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया कि भारत में अब निजी कंपनियां भी अपने रॉकेट को प्रक्षेपित कर सकेंगी। तो इसके तहत 18 नवंबर 2022 को स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का पहला रॉकेट भारत ने लॉन्च किया। इस मिशन का नाम रखा गया था प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ किया गया था। इसे चेन्नई शहर के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 18 नवंबर को लॉन्च किया गया था। तो क्या सर सिर्फ ये रॉकेट था, यानी प्रक्षेपण यान था, उसको लॉन्च किया गया? क्या सैटेलाइट भी कोई कंपनी, क्या कोई प्राइवेट कंपनी भारत में लॉन्च कर रही है? प्राइवेट कंपनी, कोई भी निजी कंपनी क्या सैटेलाइट यानी कि अपने उपग्रहों को भी खुद बनाकर लॉन्च कर रही है? बिल्कुल। इससे पहले जो है अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में एक भारत की निजी कंपनी है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, पिक्सल नाम है। तो भारत की पिक्सल नाम की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में पहली कंपनी, पहला ऐसी कंपनी बनी, पिक्सल नाम की कंपनी है, निजी कंपनी है भारत की, ठीक है, जो अप्रैल में उसने शकुंतला नाम का अपना प्राइवेट उपग्रह जो है, वाणिज्यिक उपग्रह, प्राइवेट उपग्रह, ठीक है, कमर्शियल उपग्रह या वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अपना सबसे पहला सैटेलाइट यानी कि प्रक्षेपण यान, नहीं, प्रक्षेपण यान कौन सा है? विक्रम एस। पहला भारत में निजी कंपनी का पहला प्रक्षेपण यान जो लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया, वो विक्रम एस है। लेकिन अगर सैटेलाइट की बात होगी, उपग्रह की बात होगी, तो पहला प्राइवेट उपग्रह जो है, जो लॉन्च किया है, वो पिक्सल ने लॉन्च किया है अप्रैल में। और इसे अमेरिका के जो आपके इलॉन मस्क की कंपनी है, ठीक है, स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, उसने लॉन्च किया, ठीक है, उसने लॉन्च किया। तो पहला अंतरिक्षीय उपग्रह लॉन्च करने का काम पिक्सल कंपनी ने किया और साथ ही साथ पहला लॉन्च व्हीकल यानी कि प्रक्षेपण यान लॉन्च करने का काम, प्राइवेट प्रक्षेपण यान लॉन्च करने का काम किसने किया? स्काई रूट ने किया, ठीक है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष संघ बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का काम क्या है कि ये क्या काम कर रहा है कि जितने भी प्राइवेट प्लेयर हैं भारत के, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में काम कर रही हैं, बहुत सारे निगम हैं, बहुत सारी संगठन हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सरकारी संगठन। तो सरकारी संगठन, साथ ही साथ जो निजी संगठन, निजी कंपनियां, ये सब जो है, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए इनको जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका एक तरीके से एक ग्रुप बना दिया गया है, एक समझ लीजिए एक कमेटी बना दी गई है, जिसे हम लोग भारतीय अंतरिक्ष संघ के नाम से जानते हैं। तो ऐसे भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक अभिव्यक्ति बनेगा, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष जो उद्योग अब बढ़ रहा है, उसकी सामूहिक अभिव्यक्ति बनने का काम कौन करने जा रहा है? भारत का अंतरिक्ष संघ करने जा रहा है। यह प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाएगा जिनके पास अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकी की उन्नत क्षमताएं हैं। तो भारत में मौजूद या विदेश में मौजूद जो भी उन्नत संस्थाएं हैं जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में काम कर रही हैं, उनका एक कह सकते हैं एक संघ बनाया गया है जो अपनी बातों को रख सकेंगे भारत सरकार के पास, अपनी बातों को पहुंचा सकेंगे। एक संघ की मतलब एक उनमें जो डिसीजन लिया जाएगा वो भारत सरकार के सामने रख सकेंगे, अपनी बातों को एक साथ मुखर रूप से रख सकेंगे। तो वो काम कौन करेगा? भारतीय अंतरिक्ष संघ करेगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ बनेगा, मतलब सबका एक ग्रुप बन गया, उसके कुछ मेंबर्स बन जाएंगे, उसको मनोनीत कर लिया जाएगा कि भाई ये लोग हैं, इस कंपनियों के हैं, ये हमारी बातें जो है भारत सरकार के सामने रखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई, ठीक है। तो एक तरीके का उनकी अभिव्यक्ति बनेगा ये भारतीय अंतरिक्ष संघ, भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक अभिव्यक्ति बनेगा भारतीय अंतरिक्ष संघ। तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि भारत में
प्राइवेट जो कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रही हैं, ऐसी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इस वक्त बहुत बेहतर काम कर रही हैं, उसका आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अग्निकुल कॉस्मोस है, 2017 में यह बनाई गई कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, ज्यादा से ज्यादातर ये प्रक्षेपण यानों को बना रही है। इसके अलावा बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है, 2015 में यह कंपनी बनी, प्राइवेट कंपनी है, और ये क्या कर रही है कि आपके जो प्रक्षेपण यान है उनको बना रही है। ध्रुव स्पेस है, ठीक है, ध्रुव स्पेस कंपनी है, 2012 में बनी। ठीक है, और ये सैटेलाइट यानी कि उपग्रहों को बना रही है। ठीक है, उपग्रहों के निर्माण में काम कर रही है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे उपग्रह और प्रक्षेपण यान में क्या डिफरेंस होता है। आप बार बार कह रहे हैं कि ये प्रक्षेपण यान बना रही है, ये लॉन्च व्हीकल बना रही है, ये उपग्रह बना रही है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर ये भी बात नहीं पता है आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कल की क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उन सब में मैं इन छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे जो भी पॉइंट है, बिल्कुल ABCD से लेकर आपको Z तक, का खा गा से लेकर ज्ञा तक जो भी चीजें हैं, सब चीजें मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। बिल्कुल ABCD से उठाऊंगा और लास्ट तक आपको Z तक ले जाकर पूरा आपका कंप्लीट कराऊंगा। तो उसके लिए परेशान मत होइए। अगर इतने भी आपकी समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके सपने जो है, आपने सपने देख लिए, बस मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए, लगातार मेरे साथ बने रहिए। आपको एक एक चीजें मैं आज समझाऊंगा। आज तो आपको थोड़ा सा अपने अंतरिक्ष क्षेत्र की बातें तो थोड़ा बता रहा हूं, उसकी जो चीजें हैं, ठीक है, कैसे संगठन काम करते हैं, किस तरह से काम है, उनके बारे में बता रहा हूं। एक एक चीज की जो तकनीकी चीजें हैं वो सब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पिक्सल नाम की कंपनी है, ठीक है, 2019 में बनी। ये जो है वो आपके सैटेलाइट बनाने में तो उपग्रह बना रही है। ठीक है, इसके अलावा सैटेलाइट कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस है, तो ये सैटेलाइट, ये उपग्रह बनाती है, ये प्रक्षेपण यान बनाती है। स्काई रूट अभी हम लोगों ने विक्रम के बारे में बात करी। ठीक है, मनस्तु स्पेस है, ठीक है, 2017 में बनाई गई, ये सैटेलाइट भी बना रही है, साथ ही साथ यानी उपग्रह भी बना रही है और उपग्रह प्रक्षेपण यान भी बना रही है। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो होप कि ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब दुनिया में टॉप 10 स्पेस स्टार्टअप जो है, यानी कि निजी कंपनियां, दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी जो कह सकते हैं निजी कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो निजी कंपनियों की अगर हम बात करें तो स्पेस एक्स है। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन कंपनी मानी जाती है, सबसे ज्यादा, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ भारत की वाली तो मैंने आपको सब बता दी। भारत की जो भी निजी क्षेत्र की कंपनियां, उनको जो भी मुख्य कंपनियां, ऐसे तो 500 कंपनियां माना जा रहा है कि रजिस्टर्ड हो चुकी हैं भारत में, जो निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रही हैं, निजी कंपनियां जो अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रही हैं। लेकिन उसमें से जो मुख्य हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय रूप में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो सबसे बेहतरीन कंपनियां जो हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो स्पेस एक्स है, ब्लू ऑरिजिन है, रिलेटिविटी स्पेस है, अमेरिका की सब है, प्लैनेट है, ठीक है, एस्ट्रानिस है अमेरिका की, चाइना की लैंड स्पेस है, ठीक है, अमेरिका की कैमेटा है, आई स्पेस चाइना की है, चाइना की स्पायर ग्लोबल यूएसए की, रॉकेट लैब यूएसए की, ये सारी चीजें हैं। ये सब कब बनी, कितनी फंडिंग है, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक थोड़ा सा आपको मैंने नाम बता दिया, 2-3 कंपनियों के नाम आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये सारी चीजें हम लोगों यहां पर डिस्कस करी। तो आज भारत के अंतरिक्ष, भारत का अंतरिक्ष का थोड़ा सा छोटे में जितनी आपकी जरूरत है उस हिसाब से उसका थोड़ा इतिहास हमने देखा। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने जो है वो अंतरिक्ष संगठन के बारे में देखा, साथ ही साथ भारत के अंतरिक्ष संगठन के बारे में देखा। भारत का अंतरिक्ष का जो एक मतलब होता है ना, राज्य पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, उसको हमने देखा कि कैसे काम करता है इसरो। फिर उसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, फिर कौन कौन की संगठन है वो कैसे काम करते हैं उसको देखा। इसके अलावा जो है हम लोगों ने निजी कंपनियां जो हैं उनका नाम देखा, अंतरराष्ट्रीय रूप में देखा, साथ ही साथ करंट अफेयर जो कि नई निजी कंपनियों द्वारा जो लॉन्च किए गए हैं, प्रक्षेपण किए गए हैं उसके उपग्रहों के या उपग्रह प्रक्षेपण यानों के, उनके बारे में देखा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत बेसिक चीजें देखी हैं, लेकिन कल से हम लोग जो है, कल की क्लास में हम लोग तकनीकी रूप से आगे बढ़ेंगे। कक्षाएं क्या होती हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से सैटेलाइट भारत
में जो इनसेट सिस्टम है वो कैसे काम करता है, आईआरएस सिस्टम क्या है वो कैसे काम करता है, ठीक है, प्रक्षेपण यान कौन से होते हैं, फिर और भी जो उपलब्धियां भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में रही हैं उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को आज का ये क्लास जो है आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप जैसे कमेंट करेंगे, जैसे बेहतर ढंग से कमेंट करेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से हमें ऊर्जा मिलेगी और हम और अच्छा प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर चीजें आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।